रिएक्ट जेएस हर एक डेवलपर आज जब भी स्टार्ट करता है हमेशा रिएक्ट जेएस से करता है। आखिर रिएक्ट जेएस होता क्या है, कैसे काम करता है, क्यों उसको बनाया गया था, आज हम पूरा जानने वाले हैं डिटेल में। स्टार्ट करते हैं वाई पार्ट से। आखिर ये बनाई क्यों गई थी, आखिर रिएक्ट जेएस बनाई क्यों गई थी। सो बेसिकली ये बनाई गई थी एक सिंपल रूल के लिए, आसान बनाना है डेवलपमेंट को। अब इससे मेरा क्या मतलब है, अगर हम जाते हैं अर्ली 20s में तो आपको पता चलेगा कि हम jQuery यूज करते थे, हम HTML JS ये वगैरह यूज करते थे। पर आज के टाइम में, उस टाइम में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। आज के टाइम में हम सब कुछ ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, सब कुछ वेब ब्राउजर पे लेके जा रहे हैं। तो इसकी वजह से एक नीड आई थी कि हम एफिशिएंट डेवलपमेंट कर सके, मतलब कम टाइम में ज्यादा डेवलपमेंट कर सके। जैसा भी AI आ चुकी है, उसका भी मोटिव यही है कि हमें टाइम बचाना है। तो इसी मकसद से रिएक्ट जेएस आई थी। उसने बोला था कि हम टाइम बचाएंगे, अच्छे से सब कुछ रीयूजेबल जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको इंट्रोड्यूस करेंगे। एक मतलब बेसिकली ऐसे ही समझिए कि हम फंक्शंस बनाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उनको रीयूज करना है, वही रिएक्ट जेएस लेके आया था। अब कई बार क्या होता है, नए नए प्रोजेक्ट बनाते हैं, कई सारी चीजें एक जैसी होती है, ठीक है। जैसे लॉगिन हो गया, लॉगिन आपको करना ही होगा। बटन हो गया, बटन भी आप एक जैसे ही आप रेंडर करोगे अपनी एप्लीकेशन में, हर चीज के लिए अलग बटन नहीं कर सकते हो। ऐसे ही टेक्स्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, तो इन सब के लिए एक कॉमन, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो एक उसके लिए कंपोनेंट बनाते हो बेसिकली, जिससे आप उसको वापस से यूज कर सको। इसको ही, इसके ऊपर ही रिएक्ट जेएस बनाई गई थी। उसका मकसद मेन यही था कि आप जब भी यूआई में डेवलपमेंट करो, आप उसको एक रीयूजेबल तरीके से कर दो और अच्छे से कर सको। फ्रंट एंड में अब काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ चुकी है, तो वो सब कुछ वनेला जावास्क्रिप्ट और HTML, मतलब जो प्लेन जावास्क्रिप्ट और प्लेन HTML होती है, उससे पॉसिबल नहीं थी। ऑब्वियसली मतलब पॉसिबल थी, पर उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाने वाला था। इसलिए रिएक्ट जेएस ऊपर से आया, उसने क्या किया, खुद के फंक्शंस बना दिए, खुद की बहुत सारी लाइब्रेरी बना दी। मतलब रिएक्ट जेएस खुद में ही एक लाइब्रेरी है, तो वो खुद की उन्होंने एक लाइब्रेरी बना दी जिसमें काफी सारे फंक्शंस है। उन फंक्शंस का यूज करके हम फ्रंट एंड में एप्लीकेशन बना देते हैं। अब इससे क्या हुआ, देखिए, अब आप बोलोगे कि हम फंक्शंस तो हम खुद भी बना सकते हैं, बट क्या होता है, फंक्शंस बनाना, ऑप्टिमाइज तरीके से बनाना सबके बस का नहीं होता। और बार बार आप नए नए प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो रीयूजेबल भी नहीं रहेगा, अच्छा तरीका नहीं रहेगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। तो रिएक्ट जेएस ने काफी सारे फंक्शंस बनाए जो रीयूज कर सके और जो एफिशिएंट बनाए, जो ऑप्टिमाइज वे में बनाए हैं, जिसको बाकी सारे लोग यूज कर सके। रिएक्ट जेएस एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मेरा क्या मतलब है, आप आज भी जा सकते हो गिटहब के ऊपर, उसका कोड देख सकते हो, उसके कोड में चेंजेस कर सकते हो अगर आपको कोई बग मिलता है। ओपन सोर्स होने की वजह से इनको काफी सारे डेवलपर्स है, काफी दुनिया में इतने मिलियंस ऑफ डेवलपर्स है, उनसे फीडबैक मिलता है, उनसे कोड पता चलता है कि क्या क्या बग है, उनसे वो इम्प्रूव करते हैं। तो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ रिएक्ट जेएस आता है, वर्ल्ड क्लास इंप्रूवमेंट्स होते हैं। सबसे बढ़िया अभी आजकल जो चल रहा है फ्रंट एंड में, वो रिएक्ट जेएस चल रहा है। काफी सारी अच्छी बातें हैं, काफी सारी बुरी बातें हैं, पर आज की हम वीडियो में जानेंगे आखिर रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड में रेंडर कैसे कराता है। आपने पूरा कोड लिख लिया, वो फ्रंट एंड में आता कैसे है, आज की वीडियो में ये जानते हैं। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, अब समझते हैं रिएक्ट काम कैसे करता है। ओके, सो देखिए, कुछ भी हो, कोई सी ही फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हो, कोई सा ही फ्रंट एंड लाइब्रेरी हो, आपको एक चीज है जो हर जगह मिलेगी, वो है HTML फाइल। HTML फाइल से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है। आपने ट्री पढ़ा होगा, जब ट्री होती है तो सबसे ऊपर एक रूट होता है, तो HTML को एक रूट समझिए। अगर वो नहीं होगा, वेब लोड ही नहीं होगी। ब्राउजर को एक HTML फाइल हमेशा चाहिए होती है और वो लेके रहता है। तो रिएक्ट में भी यही है। पब्लिक फोल्डर में हूं, index.html है, यही सब सब मतलब रूट लेवल पे समझिए, सभी फसाड़ की जड़ यही है। सब कुछ जो होता है इसकी वजह से ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपके गूगल क्रोम पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाके, नेटवर्क में जाके जब मैं रिलोड करता हूँ, तो ये देखिए सबसे पहले लोकल होस्ट लोड होती है। लोकल होस्ट लोड होने के बाद यहाँ पे रेस्पॉन्स आता है, फिर जो भी इसके अंदर फाइल होती है वो उसकी मदद से लोड की जाती है। ओके, सो हाँ, ये है मोटा मोटा फंडा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। जब आप डेवलपमेंट करते हो तो होता क्या है, अब देखिए, मैं विजुअल स्टूडियो कोड में गया, यहाँ पे app.js के अंदर आपको दिख रहा होगा एक मैंने JSX लिखी है। JSX क्या होता है, सो JSX को आप ऐसे समझिए कि रिएक्ट का एक जेसोन है। रिएक्ट को समझना होता है कि आपने क्या क्या लिखा है HTML के अंदर, तो वो एक आपको HTML देता है जिसको वो JSX बोलता है, और JSX को वो फिर एक जेसोन में कन्वर्ट करता है। समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझाता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log react.create एलिमेंट, सॉरी, और उसके अंदर मैं लिख देता हूं div। ओके, ठीक है, और मैं यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट करा लेता हूं, ठीक है। हाँ, अब बेसिकली क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूं,
बिहाइंड द सीन क्या होता है, रिएक्ट इसको लेगा, ठीक है, इस जो आपने JSX लिखी है, जो HTML लिखी है, उसको इसके अंदर पास कर देगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के अंदर। क्रिएट एलिमेंट क्या करेगा, एक जेसोन क्रिएट करेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं गूगल क्रोम के अंदर, ये देखिए, ये इसने एक जेसोन क्रिएट करी। अब ये जेसोन क्या होती है, ये जेसोन क्रिएट क्या की, जो भी आप कोड लिखोगे रिएक्ट के अंदर उस पूरे का एक जेसोन क्रिएट होगा। ओके, जेसोन क्रिएट को आप ऐसे समझिए, एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री टर्म होती है। आपको नहीं पता है तो गूगल कर लीजिएगा या फिर मेरी एक वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पे आई कार्ड आएगा। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्या कहता है, वो ये कहता है कि हम आपको बताएंगे ट्री स्ट्रक्चर की मदद से कौन सी नोड, कौन सी फाइल, फाइल नहीं, कौन से एलिमेंट जो आपको एचटीएमएल पे दिखाना है कहां पे क्या होगा, ठीक है, कहां पे क्या करेगा, कितनी विड्थ लेगा, ये सब वगैरह वगैरह। ओके, सो यहां पे आप इसको बेसिकली यही समझिए, इसकी मदद से रिएक्ट समझता है कि आप क्या रेंडर कराना चाह रहे हो। तो जेसोन से सारा खेल होता है। आपने इसको JSX दी, JSX को उसने कन्वर्ट किया जेसोन में। अब इस जेसोन से ये एक और जेसोन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। वो कौन सी जेसोन होगी, वो जेसोन होगी जो हमारा ये जो ब्राउजर होता है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो केस आते हैं। एक आता है कि आप बेबल यूज कर रहे हो, ट्रांसपाइलर जिसको हम कहते हैं, उसकी अब बात हम बाद में करेंगे, तो अभी के लिए सिंपल समझते हैं। इसने एक जेसोन क्रिएट करी, यहाँ पे ये जेसोन क्रिएट हो गई। अब ये इसके अंदर जाएगा रिएक्ट, ठीक है, इसके अंदर जाके देखेगा यार कि यहाँ पे ये एलिमेंट है, यहाँ पे ये एलिमेंट है, यहाँ पे डिव है, यहाँ पे स्पैन है, यहाँ पे ये है, फलाना ढिकाना। अब उसके अंदर जब उसने जाके देखा, उसको पता चला कि ऐसे हमें रेंडर कराना है, तो उसने उसको HTML में कन्वर्ट कर दिया। अब HTML में कन्वर्ट होते क्या होगा, जो नॉर्मल का ब्राउजर फ्लो होता है वो चलेगा, सिंपल, पर इतना ही था, ठीक है। यहाँ पे रेंडरिंग में क्या क्या आया हमारे पास, हमने कोड लिखा, JSX लिखी, JSX के बाद हमारा ये जेसोन बना, जेसोन को हमने कन्वर्ट किया HTML में, HTML फिर आगे से जो प्रोसेस होती है CRP वाली वो फॉलो करेगा। CRP प्रोसेस नहीं पता है तो बाद में बता दूंगा मैं क्या होता है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना समझिए कि जेसोन में कन्वर्ट हुआ, जेसोन से इसको पता चला क्या क्या एलिमेंट होते हैं, फिर उसके बाद सारी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो गई। अभी मैंने आपको बोला था कि इस जेसोन से वो चाहे तो जेसोन में कन्वर्ट करेगा या फिर इस जेसोन से सीधा HTML में कन्वर्ट करेगा। अब वो डिपेंड करता है इनकी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पे। सो बेसिकली आपने देखा होगा एक रिएक्ट डोम करके आता है, अगर मैं पैकेज जो जेसोन पे दिखाऊं, डोम, हाँ रिएक्ट डोम। अभी इसको पास कर देंगे जेसोन को, ठीक है। अब डोम का क्या काम होता है, जो एक्चुअल डोम होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, अगर मैं गूगल क्रोम में आपको एलिमेंट्स दिखाता हूं, ये है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसको एडिट करना काम होता है रिएक्ट डोम का, ठीक है। सो रिएक्ट ने क्या किया, जेसोन बनाया, रिएक्ट डोम को पास किया, या फिर किसी और थर्ड लाइब्रेरी को। मेरे को मतलब अभी जो मैंने नेट पे रिसर्च करी थी उसमें पक्का नहीं बताया गया था कि कहाँ पे ये भेजते हैं, पर बेसिकली रिएक्ट डोम में तो जाएगा ही, उसके बाद ये कहाँ भेजते हैं कुछ नहीं पता है। तो रिएक्ट डोम के अंदर जब ये जाएगा, रिएक्ट डोम इसको कन्वर्ट करेगा HTML में, और HTML के बाद जो CRP प्रोसेस होती है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा जब हमने पहली बार रेंडर कराया। अब सेकंड बात आती है। सेकंड बात में क्या होता है कि मान लेते हैं हमने कुछ एडिट किया इसके अंदर, ओके। अब क्या होगा, देखिए जब हम नॉर्मली किसी वेब ऐप में एडिट करते थे, वहां पे क्या होता था, मान लेते हमने छोटा सा भी चेंज किया है तो पूरी की पूरी ऐप रिलोड होती थी, राइट। रिएक्ट में ऐसा नहीं होता है। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज रेंडर कराता हूँ जो दो हो, ठीक है। अब मैंने मान लेते हैं यहाँ पे की 1 डाली है, सेकंड में मैंने की सेकंड डाली है, ओके, आई एम सेकंड की, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखिए जब भी कोई एडिट होता है, रिएक्ट रिकंसिलिएशन आता है। ये काफी अजीब सा नाम है, पर मतलब अच्छा नाम है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं इसलिए अजीब लग रहा है मेरे को, पर रिएक्ट रिकंसिलिएशन आता है। ये क्या कहता है वो मैं आपको समझाता हूं। सो बेसिकली ऐसा समझिए, जब आपने पहली बार रेंडर कराया था, एक इसने वर्चुअल डोम बनाया था, ठीक है। वर्चुअल डोम आप उसको ही समझिए जो जेसोन बनाया गया था, ठीक है, वो एक वर्चुअल डोम हो गया, ठीक है, वो वहीं पे रखा हुआ है अभी। अब नया वर्चुअल डोम क्रिएट हुआ जब इसने चेंजेस किए यहाँ पे, ठीक है। अभी तक आप एक चीज देखिए, ये दोनों के दोनों एक जेसोन है, ठीक है। अभी जो रियल काम होता है जो हमारे ब्राउजर पे दिखाता है वो नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इन दोनों जेसोन को कंपेयर करेगा। इनको कंपेयर कैसे करेगा, रिएक्ट रिकंसिलिएशन से। उसमें देखेगा कौन कौन सी नोड चेंज हुई है, और फिर जो जो नोड चेंज हुई है उसकी मदद से ये नया जेसोन बनाएगा, और जो जो नोड चेंज हुई है सिर्फ उनको ही एडिट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, मान लेते अगर आपने ये P एडिट करी है ये दोनों, तो सिर्फ इसका पेरेंट जो हेडर है वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। जो इसके अंदर आपका बाहर डिव है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो मान लेते हैं अगर ऐसे ही मैं इसके ऊपर एक और नई डिव बना लेता हूं, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे एक और नया चेंज लाता हूं
की नंबर 3 ऐड में कर देता हूं, तो अब क्या होगा, अब div के अंदर ये एक नई की ऐड हो जाएगी, पर शुरू की 2 वाली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ओल्ड वाली है। पर ये केस अगर आप रिएक्ट यूज नहीं करते तो नहीं होता, ठीक है। सो रिएक्ट रिकंसिलिएशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आज की वीडियो उसके लिए नहीं है। आज की वीडियो बेसिकली इसके लिए है कि कैसे कैसे रेंडर होता है। रिएक्ट रिकंसिलिएशन बेसिकली यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। मोटा मोटा जो डेप्थ में होता है वो आप पढ़ लीजिएगा गूगल करके, मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिकंसिलिएशन कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। सो जो वर्चुअल डोम थे, देखो दोनों ने, आपने देखा दोनों को कंपेयर किया गया, जो जो चेंजेस थे वो तीसरे वर्चुअल डोम में आए, जो तीसरा जेसोन होता है, फिर उसको उसने रेंडर करा दिया। इसकी मदद से ये ऑप्टिमाइज करता है हमारी परफॉर्मेंस को। अब देखिए, अब नेक्स्ट फेज क्या आता है, आपने क्या किया, आपने ऐप बनाई, ऐप के बाद री रेंडरिंग भी कराई, री रेंडरिंग में मैंने आपको दिखा दिया कैसे वो करता है। अब तीसरा केस आता है, आपको ऐप को डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय क्या होता है, मतलब आपको इंटरनेट पे लेके जाना है। अब जब आप इंटरनेट पे लेके जाते हो ना, तो यहाँ पे वापिस जाते हैं, तो इंटरनेट पे जाके देखिए, आप हर जगह ऐसे फाइल नहीं दिखा सकते हो अपनी, ठीक है। जो इतना सारा कोड होता है ये सब नहीं दिखा सकते हो, ओके। सो इस केस में क्या होता है, जब भी कोई बिल्ड फाइल बनती है रिएक्ट के अंदर, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बिल्ड क्या होता है, पहले उससे बात करते हैं। बिल्ड बेसिकली ऐसे समझिए, आप रिएक्ट को डायरेक्ट ऐसे रेंडर नहीं करा सकते हो। एट द एंड आपको एक HTML फाइल चाहिए, काफी सारी JS फाइल चाहिए, काफी सारी CSS फाइल चाहिए। तो बिल्ड का काम होता है इन सब कोड को, जो आपने कोड लिखा है, JS में कन्वर्ट करना, CSS में कन्वर्ट करना, HTML में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक npm रन बिल्ड कर देता हूं, तो बिल्ड में क्या आएगा हमारे पास, HTML, JS, CSS सारी फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ड फोल्डर आ चुका है, देखिए स्टैटिक में अगर मैं जाता हूँ तो ये देखिए नॉर्मल JS फाइल आ चुकी है, नॉर्मल हमारे पास जो CSS होती है वो आ चुकी है, और जो हमारे पास index.html है वो भी आ चुका है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, मैं इसके अंदर जाता हूँ, देखिए कोड क्या लिखा हुआ है, ये सॉरी ये तो मैप फाइल है, ये देखिए क्या कोड लिखा हुआ है ना, क्या है ये इसलिए लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं मिनीफाइड कोड। मिनीफाइड कोड का क्या मतलब होता है, वो बेसिकली आपका कोड को छुपा देता है, रियल कोड को, ठीक है। उन सब सारे कोड को आपस में लाके एक मिनीफाइड वर्जन लाता है, जो समझ में नहीं आएगा एक नॉर्मल यूजर को, और नहीं आप इसको डिकोड कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन कौन सा फोल्डर बना रखे है, क्या कोड लिख रखा है अपने लेवल पे। उसको सिर्फ एक चीज पता चलेगी कि आपने ऐप डिप्लॉय करी है, ये अजीब सा कोड लिखा हुआ है। मतलब बेसिकली ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए हो गया है, आपका कोड कभी नहीं दिखेगा जब भी आप इसको डिप्लॉय करोगे, इंटरनेट पे लेके जाओगे। अब रिएक्ट बिल्ड कैसा करता है वो समझते हैं। तो बिल्ड प्रोसेस में देखिए काफी सारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। बिल्ड में बेसिकली आप ऐसे समझिए, अगर मैं आपको फाइल दिखाता हूं गूगल क्रोम में, हाँ। सो क्या होता है कि आपने एक काफी सारी फाइल बनाई है, 5 6 7 8 9 10 1000 100 कितनी भी फाइल हो सकती है। उन सबको एक जगह लाने के लिए एक बंडलर चाहिए, ठीक है, बंडलर। अब उसको हम वेब पैक भी बोल सकते हैं, उसको हम ES बिल्ड भी बोल सकते हैं, काफी सारे होते हैं, ठीक है। सो क्रिएट रिएक्ट ऐप वेब पैक का यूज करता है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये वेब पैक की मदद से किया गया है। यहाँ पे अगर मैं आपको कन्फिग में जाके दिखाता हूं, सो वेब पैक की देखिए यहाँ पे कन्फिग बनाई गई है। वेब पैक का काम, काफी लोग ये समझते हैं कि एक रिएक्ट का पार्ट है, पर ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है। वेब पैक सिर्फ एक बंडलर है, जिसका मदद से आप काफी सारी JS फाइल को एक JS फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जिसकी मदद से आप लाइव चेंजेस भी देख सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ ना app.js में, वो लाइव रिफ्लेक्ट हो जाता है बिना रिलोड करे यहाँ पे, है ना। तो वो वेब पैक की मदद से ही हो रहा है। सो बेसिकली वेब पैक काफी लोग समझते हैं रिएक्ट का पार्ट है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल ऐप में भी आप वेब पैक यूज कर सकते हो। वेब पैक हमारा बिल्ड में आता है। एक और चीज हमारी बिल्ड में आती है जो होता है बेबल। बेबल क्या होता है, सो बेबल बेसिकली आप ऐसे समझिए, जब भी कोई नया कोड आता है, नया जावास्क्रिप्ट का कोड आता है, ये क्या आ गया, हाँ, नया जावास्क्रिप्ट का कोड आता है, वो पुराने ब्राउजर में नहीं चलता है। तो पुराने ब्राउजर में नया जावास्क्रिप्ट का कोड चले, वो हम करते हैं बेबल की मदद से। तो अब क्या होगा, जब भी आप रिएक्ट एप्लीकेशन आपने बनाई, आपने उसको बोला कि भाई बिल्ड करना है मेरे को, ठीक है। अब बिल्ड के टाइम पे क्या होगा, वो सबसे पहले वेब पैक करेगा, मतलब सारी फाइल को, सॉरी गलत बोल गया मैं, वेब पैक पहले नहीं आएगा, पहले बेबल आएगा, ठीक है, या फिर पैरेलल आ जाएगा। बेबल क्या करेगा, बेबल उस कोड को कन्वर्ट करेगा ओल्ड कोड में, मतलब जो पुराने ब्राउजर भी जिसको सपोर्ट कर सके। अब ओल्ड कोड में कन्वर्ट करके फिर हम उसको भेजेंगे वेब पैक में। वेब पैक क्या करेगा, उन सबको एक बंडल में ले आएगा, या फिर काफी सारे बंडल में ले आएगा पेज के अकॉर्डिंग। उन सब बंडलर को करके वो फिर उसकी फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, सब सारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो अगर मैं आपको बिल्ड में जाके दिखाता हूँ index.html में, हाँ, सो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग आएगा हमारे पास, ये रहा। जो हमारी मेन फाइल होगी वो ये है। मेन कमांड में मैं जाता हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों। तो ये हमारी मेन फाइल है।
सो जो हमारी मेन फाइल होगी ये उसको पॉइंट आउट करेगा। सो बेसिकली जैसे हम नॉर्मल HTML फाइल लिखते थे, हमने एक HTML फाइल लिखी, उसमें एक स्क्रिप्ट टैग आ गया, क्योंकि रिएक्ट पूरी जावास्क्रिप्ट है, हमने एक जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। अब उस जावास्क्रिप्ट फाइल में सारा कोड लिखा हुआ है, तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, जो जो कोड चलेगा वो जावास्क्रिप्ट फाइल से चल जाएगा। सो मोटा मोटा यही होता है, ये हमारा फ्लो होता है जो रिएक्ट हमारा यूज करता है। आज हमने सीखा React.js क्यों आया था, वो क्या करता है और कैसे वो रेंडर कराता है। अगर आपको जानना है कि वनेला जावास्क्रिप्ट, वनेला स्टेबल या कोई और फ्रेमवर्क सारे के सारे कैसे रेंडर कराते हैं एक ब्राउजर में अपनी वेबसाइट को, तो इस वीडियो को जाके देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ क्या होता है, कैसे रेंडरिंग होती है, कैसे आप एफिशिएंटली किसी चीज को रेंडर करा सकते हैं। रिएक्ट किसके बेसिक्स पे बनी थी, वो इसके बेसिक्स पे बनी थी, जो मैंने इस वीडियो में बताया है उसको जाके देखिएगा। अगली वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन।